सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग एकदम सेकेंड ईयर की मिडवाइफरी का जो सब्जेक्ट है उसमें एक टॉपिक प्रेगनेंसी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग जानते हैं। और एक टॉपिक प्रेगनेंसी में हमेशा आपकी कन्फ्यूजन रहते हैं। आज उन सब कन्फ्यूजन को मैं दूर करने के लिए आ चुकी हूँ आप लोग के साथ वीडियो ये लेकर। और इसमें आप लोग जानेंगे कि इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिवेंशन क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट लेक्चर है, इसके बाद मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन एक टॉपिक प्रेगनेंसी से छूट नहीं सकता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, एक टॉपिक प्रेगनेंसी जो होती है ना, उसको अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है अस्थानिक गर्भावस्था। अस्थानिक गर्भावस्था के नाम से हम एक टॉपिक प्रेगनेंसी को जानते हैं। अब जैसे कि हम पहले बात करते हैं कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है और एक टॉपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जिससे आप लोगों को दोनों में डिफरेंस पता चल सके कि अच्छा ये डिफरेंस आते हैं, इसलिए इसको एक टॉपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है। तो जब नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो जब सामान्य गर्भावस्था के दौरान जो निषेचित अंडा होता है, फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, वो फैलोपियन ट्यूब से क्या करता है कि यूट्रस की ओर गति करता है तथा यूट्रस में ही इसका इम्प्लांटेशन होता है और गर्भस्थ शिशु के जन्म होने तक यह वृद्धि ऐसे करता रहता है। देखो, ये जो हमने आपको बताया था थोड़ा स्ट्रक्चर बेकार तरीके से बनेगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब और यहाँ पे ऐसे ओवम रहता है और ये हो गया यूट्रस। तो जो सामान्यतः आरोपण होता है, इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो फर्टिलाइजेशन के छठे सते दिन क्या होती है, आरंभ हो जाती है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है, जैसे कि ये माँ का यूट्रस रहता है, वो सॉरी ओवम रहता है और मेल का स्पर्म रहता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसको हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के छठे सातवें दिन की क्या होता है, ये प्रक्रिया इम्प्लांटेशन की प्रारंभ हो जाती है और 11वें दिन यह प्रक्रिया क्या होती है, इम्प्लांटेशन की पूर्ण रूप से पूरी हो जाती है। लेकिन 1% जो ऐसी प्रेगनेंसी होती है उनके दौरान, जैसे 1% केसेस में ऐसा पाया जाता है कि यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांटेशन ना होकर ये किसी बाहर अदर एरिया में हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी तो हम बात कर दें कि इम्प्लांटेशन हो गया कहाँ पे, यूट्रस में हो गया। अब हम जानते हैं कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है। तो टॉपिक प्रेगनेंसी में वह असामान्य स्थिति जिसमें फर्टिलाइज ओवम सामान्य यूट्राइन कैविटी से बाहर शरीर के अन्य अंगों जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, ओवरी आदि में आरोपित होकर वहीं वृद्धि करने लग जाता है, उसको हम एक टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो यूट्रस में ना जाकर, फर्टिलाइजेशन ओवम जो होता है वो यूट्रस में ना जाकर फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है या फिर ओवरी में ही रह जाता है। इस समय जब रह जाता है तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। देखो, जो मदर का जैसे जो फीमेल की बॉडी है उसमें यूट्रस ही बना है जो कि बच्चे का विकास जहाँ पे हो सकता है, और वो ऐसी एक संरचना होती है जिसमें कि बच्चा विकास कर सकता है और जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे वैसे यूट्रस भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब अगर वहाँ यूट्रस में नहीं जाएगा जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, तो और अगर कहीं अदर स्थान पे हो जाएगा, एम्पुला वाले पार्ट में हो जाएगा, यूट्राइन कैविटी में हो जाएगा। अब यूट्राइन ट्यूब देखो इतना पतला सा होता है, वहाँ पे बेबी होगा, जब बड़ा होगा तो कहाँ से वो विकास कर पाएगा। तो निश्चित है कि एबॉर्शन की प्रक्रिया उसमें होगी ही, तो इसलिए ऐसा होता है। अब आगे देखते हैं अस्थानिक गर्भावस्था, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। महिला की रिप्रोडक्टिव कैनाल में कहीं भी घटित हो सकती है, लेकिन इसकी कॉमन जगह फैलोपियन ट्यूब है। मतलब सबसे ज़्यादा ये फैलोपियन ट्यूब में ही रुक जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा कि फैलोपियन ट्यूब में ही ये फर्टिलाइज्ड ओवम रुक जाता है। इसके अलावा यह ओवरी में भी रुक सकता है, सर्विक्स में भी रुक सकता है, एब्डोमिनल कैविटी में भी रुक सकता है। लेकिन सामान्यतः ये क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है तो वो फैलोपियन ट्यूब में ही जाकर रुक जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है।
इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है ये भी एक टॉपिक प्रेगनेंसी का ही एक पार्ट है। अब इसमें देखते हैं कि ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रेगनेंसी का देखा जाता है। देखो जैसे कि जो ट्यूबल गर्भावस्था जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सामान्य ये प्रकार है, तो कुल स्थानिक जैसे कुल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लगभग 95 से 97% केसेस में क्या होते हैं कि निषेचित अंडे का आरोपण तथा वृद्धि फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। यदि जो फर्टिलाइज ओवम होता है कि फैलोपियन ट्यूब से गुजरने में लंबी ट्यूब में ऐंठन, मुड़ी हुई ट्यूब आदि के कारण से जब देरी हो जाती है तो यह फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है। इसी के कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है, तो जब फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो मुड़ी हुई होती है या फिर कोई और कॉजेज हो जाता है तो इसकी वजह से देरी होने के कारण फैलोपियन ट्यूब में ही बेबी इम्प्लांट हो जाता है। तो इसके कॉजेज़ की बात करते हैं कि क्यों किस वजह से ऐसा होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में अगर जन्मजात कोई विकृति जैसे कि गुहा का संकरा होना या ट्यूब का मुड़ा हुआ होना, इन सब की वजह से क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में ही बेबी इम्प्लांट हो जाता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, अगर जैसे कि इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है तो भी ऐसी कंडीशन देखी जाती है। और क्या होता है, सेलेफेंजाइटिस के कारण क्या होता है कि ट्यूबल एपिथीलियम की सीलियाँ नष्ट हो जाती हैं। फलस्वरूप अंडाशय अंडे की गर्भाशय की ओर गति नहीं हो पाती है। पीआईडी जिसको पेरीट्यूबल एडिनोसिस का निर्माण होना या ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन के असफल होने के बाद भी ये सब कंडीशन हो सकती हैं। अब हम जानते हैं कि सेलेफेंजाइटिस होता क्या है। तो फैलोपियन ट्यूब की सूजन को हम सेलेफेंजाइटिस के नाम से जानते हैं। और सीलिया, आप ये भी नया वर्ड सुने होंगे कि सीलिया क्या होता है। तो सीलिया जो है यूट्रस में पाए जाने वाले रोम को हम सीलिया के नाम से जानते हैं। इसके कुछ और कारण हैं। और ये पीआईडी मतलब होता है कि फैलोपियन ट्यूब के पास पाया जाने वाला ऊतक, ये इसको हम पीआईडी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए कुछ कारण और होते हैं जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी जैसे सेल्फेंजाइटिस, ये तो आपने देखा ही। और ट्यूबर स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन के असफल होने के बाद यदि महिला गर्भवती होती है तो प्रायः एक्टोपिक प्रकार की प्रेगनेंसी पाई जाती है। जैसे कि इसके बाद क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही होती है, या फिर ट्यूबल इंट्रोमेसियोसिस हो जाता है, या फिर निषेचित अंडे में ट्रोफोब्लास्टिक गतिविधि हो जाती है, या एक कारण ये भी हो सकता है कि निषेचित अंडे के फैलोपियन ट्यूब में अंतः स्थापित होने की संभावना को क्या होता है, ये सब चीज़ें बढ़ा देती हैं। जैसे कि अगर ट्रोफोब्लास्टिक गतिविधि होता है, ट्रोफोब्लास्टिक एक्टिविटी का जल्दी प्रारंभ हो जाना भी, ये भी क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना को बढ़ा देता है। इसके रिस्क फैक्टर की बात करें कि हो जाता है और प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सब इसके रिस्क फैक्टर पे हम लोग मानते हैं। और देखो इसकी ट्यूबल जो गर्भावस्था होती है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है, इसकी इसकी समापन की क्या विधियाँ हैं, ये कैसे समाप्त होती हैं। तो देखो इनका ये होता है कि एबॉर्शन इनका करवाना पड़ता है, और यही सबसे मोस्ट वो होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो बच्चा पैदा होता है वो एबॉर्ट हो ही जाता है। तो एबॉर्शन के थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बच्चे रहते हैं। तो ट्रीटमेंट यही है इसमें कि ट्यूबल एबॉर्शन, ट्यूबल मोल और ट्यूबल रैप्चर, जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि क्या होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि ट्यूबल मोल क्या होता है। तो एम्ब्रियो के चारों ओर आरोपण स्तर इम्प्लांटेशन साइट से होने वाले रक्तस्राव के कारण एम्ब्रियो की मृत्यु हो जाती है और इसके चारों तरफ रक्त के थक्के का निर्माण हो जाता है। इस मोल का या तो पूर्ण रूप से एब्जॉर्बेशन हो जाता है या फिर ट्यूबल गर्भपात की तरह ट्यूब से ये बाहर निकल जाता है।
जाती है। ये होता है कि ट्यूबल मोल। और ट्यूबल रैप्चर क्या होता है? तो ट्यूबल रैप्चर होता है जब निषेचित अंडा फैलोपियन ट्यूब से इस्थमस या इंटरस्टिशियल वाले भाग से इम्प्लांट होता है, तो गर्भावस्था का समापन इस विधि द्वारा हो जाता है। तो यही इसका ट्रीटमेंट है कि इसी ट्रीटमेंट के थ्रू इस गर्भावस्था को समाप्त करना ही सबसे बड़ा इसका ट्रीटमेंट है। इसमें बच्चे को नहीं रखा जाता है, क्योंकि बच्चा जो भी होगा वो मरा हुआ होगा, एबॉर्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना पहले से ही आप उसका एबॉर्शन करवा दें। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो एमनोरिया मतलब होता है कि मासिक धर्म की अनुपस्थिति। तो जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें एमनोरिया की तो कंडीशन देखी ही जाती है, बट और सारी चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। सबसे अच्छा चीज़ होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानने का कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, ठीक है, उसी में सबसे अच्छे तरीके से पता चलता है। लेकिन कुछ और भी कारण हैं जिनको हम देख सकते हैं। एब्डोमिनल पेन को हम उदरी दर्द भी कहते हैं। जैसे गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण जैसे कि ब्रेस्ट में चेंजेस होता है, समय के समय मॉर्निंग सिकनेस आदि उपस्थित हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होती हैं, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही होती हैं। तो इसलिए इंसान करता है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवाता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, तो एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग का मतलब होता है कि असामान्य योनि रक्तस्राव। और क्या होता है, क्रोनिक एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी के दौरान महिला में, जैसे कि अगर बहुत जीर्ण हो जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो उसके दौरान क्या देखा जाता है, महिलाओं के दौरान डिसयूरिया देखा जाता है, जिसमें इसको कहते हैं कि बार बार मूत्र त्यागना या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। तो इसको हम डिसयूरिया को हम बार बार मूत्र त्यागना के नाम से जानते हैं। और मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है जब महिला सुबह सुबह उठती है तो उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके मैनेजमेंट क्या हैं। अनरैप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी के दौरान प्रबंधन, तो इसके दौरान इनको दो भागों में बांटा गया है कि एक अनरैप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी के दौरान प्रबंधन और दूसरा रैप्चर प्रेगनेंसी के दौरान प्रबंधन। तो अनरैप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है उसमें क्या प्रबंधन करते हैं, तो जैसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के फलस्वरूप महिला के भविष्य में पुनः इसकी होने की संभावना बनी रहती है, या मेडिकल अथवा सर्जिकल प्रकार का हो सकता है। तो इसमें इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं इसमें बनी रहती हैं, जो अनरैप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी के दौरान मैनेजमेंट किया जाता है। और मेडिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ये किया जाता है कि इस प्रबंधन के दौरान निम्न दवाओं का उपयोग किया जा सकता है, जैसे मेथोट्रेक्सेट या प्रोस्टाग्लैंडीन या पोटेशियम क्लोराइड, इन सब दवाओं का प्रयोग किया जाता है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि सल्फिगोस्टॉमी करते हैं जब एक्टोपिक मास की साइज 4 सेंटीमीटर से क्या रहती है, कम रहती है, या ट्यूब की डिस्टल या 1/3 भाग में स्थित होती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए साल्फिनोजेस्टोमी की जाती है। यह एक सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान की जाती है, ये भी एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है। तो अनरैप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी के दौरान ये किया जाता है। लेकिन जब रैप्चर प्रेगनेंसी होती है, मतलब जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है और रैप्चर हो जाती है, तो उसके दौरान हम क्या करते हैं, तो उसके दौरान हम लोग जो मरीज होता है वो उसको आईवी मार्ग द्वारा आरएल प्रारंभ कर दिया जाता है, और मरीज़ की अच्छी तरह से क्रॉस मैच किया जाता है और रक्त ट्रांसफ्यूज किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, लेप्रोटॉमी या साल्फिक्टॉमी। जब महिला की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति अधिक खराब या लेप्रोस्कोपी हो तो तुरंत लेप्रोटॉमी पर प्रभावित फैलोपियन ट्यूब का पता लगाया जाता है और प्रभावित ट्यूब को सर्जरी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें ये किया जाता है, जैसे कि जब
जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जब ऐसे सामान्यता बनी रहती है, अनरैप्चर मतलब उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं रहती है, तो उसके दौरान हम लोग क्या करते हैं, उसको खुद से निकालते हैं। और जब रैप्चर हो जाती है, अबॉर्शन की प्रक्रियाएं लगता है कि हो जाएंगी, तो उसके दौरान हम क्या करते हैं, मतलब उसमें रैप्चर हो जाती हैं, अबॉर्शन की प्रक्रिया हो गई रहती है, तो उसको हम क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं। और ये सब तो कॉमन है कि वाइटल साइन चेक करेंगे, जनरल हेल्थ स्टेटस को एसेस करेंगे, हाइपोटेंशन या ट्रैकीकार्डिया इन सब का भी एसेस करेंगे। ये सब तो हर चीज़ों में करना चाहिए। कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर आप देने जा रहे हैं तो ये सब करना तो मोस्ट कॉमन है। सो नेक्स्ट क्या था? हाँ, सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट भी होते हैं जिनमें कि यही सब दिया जाता है कि आरएल देना है। जैसे कि अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग एक ये भी लिख सकते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट, पहले मैनेजमेंट लिखेंगे, उसमें ये सब कि कौन कौन से सर्जरी किए जाते हैं सबको लिखेंगे। और एक दूसरी आती है कि नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप ये सब लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम मरीज का देखेंगे कि राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम से इन सब चीज़ों को एसेस करेंगे। उसके बाद आईवी देंगे, महिला का को ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। और ये ट्रैकीकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है, इन सबको भी देखेंगे। और नर्सिंग प्रक्रिया के दौरान मरीज में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की रोकथाम हेतु तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करेंगे। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है, जो मरीज हॉस्पिटल में जाता है उसको पहले से इन्फेक्शन वो नहीं रहता है, और मरीज जब हॉस्पिटल में जाता है उसके दौरान जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। तो इन सब 4-5 चीज़ों को आप अपनी साइड से जोड़ सकते हैं। और ये सभी बीमारियों में ऐसा ये सब नर्सिंग मैनेजमेंट सेम ही वही होता है। एंजाइटी वगैरह को कम करना ये एक नर्स का काम होता है। तो ये सब चीज़ें सभी, लगभग सभी बीमारियों में नर्सिंग मैनेजमेंट एक ही जैसा रहता है। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोग जो भी आपके डाउट हो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कल कमेंट आया था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में प्लीज़ लेक्चर दे दीजिए। सो मैंने आज ये आप लोग को समझा दिया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। ऐसे ही आपकी जो भी डाउट रहें आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस वीडियो को ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।